हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा खुराना एंड वेलकम टू एसएन क्लासेस। गाइस, आज हम बात करेंगे क्लास 7 की साइंस की। तो आज हम अपनी क्लास 7 की साइंस स्टार्ट करेंगे और क्लास 6 की जो साइंस है वो कंप्लीट हो चुकी है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। और ये वीडियो ज़रा सा भी आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं और इसमें मैं आपको मेन पॉइंट्स ही बताऊंगी। वैसे तो मैं आपको सच्ची बताऊं कि ये चैप्टर पूरा का पूरा ही इंपॉर्टेंट है और हर एक लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप जो है सीरियल वाइज ही नोट्स बनाइएगा और साथ साथ मैं भी आपको बताती जाऊंगी कि कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन से पेपर्स में आने के चांसेस हैं। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। आप यह भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज जो हैं गाइस वो भोजन के घटक हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन वैसे पूछा जाता है कि भोजन के घटक कौन कौन से हैं, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एंड खनिज, ये हैं भोजन के घटक। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है तथा इन सबको हम क्या कहते हैं? पोषक कहते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे इसमें से भी पूछा जा सकता है कि पोषक किसे कहते हैं, तो आप इन सबके नाम देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पादप यानी पौधे स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन क्या है स्वयं नहीं बना सकता। हम सभी मानव जो हैं गाइस वो पौधों पर ही डिपेंड करते हैं, लेकिन जो पौधे हैं वो स्वयं ही अपना भोजन बनाते हैं। वे पादपों अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना क्या करते हैं? भोजन प्राप्त करते हैं। कौन? यहाँ पर मानव की बात हो रही है। अतः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से सबको जो है वो किस पे निर्भर करता है? पादपों पर निर्भर करता है। तो ये भी आप ज़रूर राइट डाउन कर लीजिएगा। चलिए हम पढ़ेंगे कि पादपों में पोषण विधि, उनमें किस प्रकार की पोषण विधि होती है, कैसे वो अपना भोजन बनाते हैं। केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में क्या होते हैं? उपलब्ध होते हैं। जिस परिवेश में जो हमारे पौधे रहते हैं तो उसी परिवेश में इनको जल भी मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल जाती है और खनिज भी मिल जाते हैं। तो इन सभी से वो क्या करते हैं? इन सभी से जो पौधे हैं अपना क्या करते हैं? भोजन बना लेते हैं। तो जो ये 3 तत्व हैं गाइस, ये आपको याद रखने हैं। कौन कौन से? जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज। ठीक है। पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी क्या करते हैं? प्रदान करते हैं। हमने पोषक अभी पढ़ा था कि पोषक कौन कौन से होते हैं। तो इनका कार्य क्या होता है कि जैसे कि जो भी सजीव है उनकी शारीरिक संरचना कैसी है, कैसे उनका शरीर का ढांचा है, उनकी वृद्धि किस प्रकार हो रही है, अगर कोई भाग मतलब कहीं उनको कोई चोट वगैरह लग जाती है तो उसमें मतलब वो कैसे उसका रखरखाव कर सकते हैं। तो ये कार्य सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं? पोषक ही करते हैं। और जितने भी जैव प्रक्रम होते हैं, जिस तरह हम अपना भोजन ग्रहण करते हैं, पौधे की हम बात कर लेते हैं, तो उसके लिए भी वो क्या करते हैं? जो पोषक ही होते हैं गाइस, वो भोजन जो करते हैं ऊर्जा वही प्रदान करते हैं। कौन? पोषक करते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और इसके उपयोग की विधि को हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। हमने पोषक की तो बात अभी करी थी कि पोषक कौन कौन से हैं, लेकिन पोषण क्या होता है कि जो भी सजीव है अगर वो कोई भोजन ग्रहण कर रहा है और उसका उपयोग कर रहा है, उसको खा रहा है, तो वो क्या हुआ? उस विधि को, जो वो खा रहा है उस विधि को हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, राइट डाउन कर लीजिएगा। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषण कहलाती है। यानी कि ये विधि है कि जो स्वयं ही अपना भोजन बनाते हैं, स्वयं संश्लेषण करते हैं, तो वो क्या कहता है? स्वपोषण, यानी कि स्वयं। तो स्वपोषण आप यहाँ पर कह सकते हैं। ओके। अतः आप ये क्या करेंगे? अतः ऐसे पादपों को हम स्वपोषी कहते हैं। जो ऐसे पादप होते हैं गाइस, इनको क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं, जो स्वयं ही अपना भोजन संश्लेषित करते हैं। जंतु और अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? विषमपोषी कहते हैं। जो जंतु होते हैं और जितने भी जीव पादप होते हैं, पौधे हो गए, जीव हो गए, वो दूसरों के द्वारा करते हैं, तो वो क्या होता है? भोजन जो करते हैं, संश्लेषित करते हैं, तो वो दूसरों के द्वारा करते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? विषमपोषी कहते हैं। जो स्वयं करते हैं वो क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। ओके। अब हम पूछ सकते हैं कि पादपों की खाद्य फैक्ट्रियाँ कहाँ स्थित हैं? क्या भोजन
पादप के सभी भागों में निर्मित होता है अथवा कुछ विशेष भागों में होता है। पादप अपने परिवेश से कच्ची सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं, खाद्य फैक्ट्रियों तक उनका स्थानांतरण कैसे होता है, तो ये सभी क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा रहे हैं तो आगे आपको इस चैप्टर में मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गाइस प्रकाश संश्लेषण की। बहुत 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 ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसी से ही हम सब जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और ये पादपों में खासकर होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम कैसे और किस तरह होता है। जो गाइस जो पौधे होते हैं ना गाइस, उनकी जो पत्तियां होती हैं ना, वो पादप की क्या होती है, खाद्य फैक्ट्रियां होती हैं। अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचने चाहिए। जितने भी आपको कच्चे पदार्थ है वो पत्तियों तक से ज़रूर पहुंचने चाहिए। मृदा में उपस्थित जल और खनिज जड़ जो होती है मूल द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये मृदा है और ये इसकी जड़ है, इसमें मैंने जल डाला, खनिज डाली, ये हमारा तना हो गया और ये हो गई हमारी पत्तियाँ। ओके, तो जड़ में जो जड़ है इसमें जल और खनिज मैंने डाला तो ये तने के माध्यम से पत्तियों में गया। ठीक है, तो पत्तियों में क्या है, पत्तियां जो हैं पादप की क्या हैं, ये खाद्य फैक्ट्रियां हैं। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, प्रवेश करती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस ये लाइन, और प्लीज़ इसको राइट डाउन कर लीजिए कि पत्ती की सतह पर सूक्ष्म रंध्र, जितनी भी वायु में उपस्थित जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हमारे इसमें पत्तियों में क्या करती है, जिसके सूक्ष्म रंध्र होती है उसमें क्या कर जाती है, प्रवेश करती है। यह रंध्र द्वार कोशिकाएं द्वारा घिरे होते हैं। ऐसे छिद्रों को हम क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। ठीक है, रंध्र कहते हैं। रंध्र भी आप जैसे कि प्रोनाउंस में आ जाता है वैसे रद्र होता है, रद्र, तो ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ठीक है, जल और खनिज हैं वो वाहिकाओं द्वारा जो है पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। जैसे मैंने आपको डायग्राम के थ्रू भी बताया था, ये जो वाहिकाएं होती ना गाइज, ये नली के समान होती है तथा जड़ें, तना, शाखाओं एवं जो है पत्तियों तक जो है फैली होती है। तो ये भी आपको याद रखना है। पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती है, एक सिंपल सा मार्ग बना लेती हैं। पादपों में पदार्थों के परिवहन के विषय में आप क्या जो है 11 जो लेसन जो हमारा 11 होगा उसमें आप पढ़ेंगे। गाइस पत्तियों में एक ना हरा वर्णक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल का क्या काम है कि क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में, यानी कि उनको इकट्ठा करने में, और पत्ती की ये क्या करता है, सहायता करता है। कौन, क्लोरोफिल। इस ऊर्जा का उपयोग हम जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में भी होता है, क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में होता है और इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी कि प्रकाश किस तरह हमारे अंदर आया, पादपों में आया, तो वो सूर्य के प्रकाश के द्वारा, तो इसी कारण इसका नाम क्या हुआ, प्रकाश संश्लेषण। होप है गाइज आपको प्रकाश संश्लेषण समझ आ गया होगा और क्लोरोफिल इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप राइट डाउन कर लीजिएगा। अतः हमने देखा कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्रकाश संश्लेषण के लिए कितने आवश्यक है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है और इन्हीं के द्वारा ही जो है खाद्य पदार्थ बनते हैं। इस पृथ्वी पर यह अद्वितीय प्रक्रम है, बिल्कुल ये अद्वितीय है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है, पादप में खाद्य के रूप में संचित होती है। अतः सभी जीवों के लिए जो सूर्य है गाइस वो ऊर्जा का चरम स्रोत है। देखिए कितनी अद्भुत प्रक्रिया है कि पत्तियां जो हैं सौर ऊर्जा को इकट्ठा करती हैं और पादप में जो ये हमारे पौधे हो गए उसमें खाद्य के रूप में संचित हो जाती। कैसे प्रक्रम होता होगा, तो जो सूर्य है गाइस वो ऊर्जा का चरम स्रोत है। प्लीज़ आप इसको भी राइट डाउन कर लीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण ना होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा, बिल्कुल इतना हम पढ़ रहे हैं। तो अगर ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया ना हो तो हमें खाद्य यानी खाने की चीज़ें हमें कैसे मिलेंगी। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर ही निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त
सभी जीवों के लिए परमावश्यक है। ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो हम प्रकाश संश्लेषण जो हम करते हैं प्रक्रिया, उसके दौरान ही हमें क्या मिलती है, ऑक्सीजन भी हमें यहीं से मिलती है। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना क्या है, असंभव है। बिल्कुल, हम इतना पढ़ चुके हैं ना गाइस, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है पौधों में ना हो तो हमें या किसी भी जीव को जो है खाना नहीं मिल सकता। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप इसको भी राइट डाउन कर लीजिएगा। इस प्रक्रम को निम्न समीकरण द्वारा हम दर्शा सकते हैं, कैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में जल, और इसमें हमें क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, और उससे हमें क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। ठीक है, तो इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है, कार्बोहाइड्रेट अतः पत्तियों में मंड यानी कि जिसको हम स्टार्च कहते हैं कि रूप में क्या हो जाती है, संचित हो जाती है। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम की संपन्न होना दर्शाता है। अगर हमें कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण जो है प्रक्रिया पूरी हो गई है, तो जो गाइस पत्तियाँ होती हैं उसमें आपको स्टार्च की उपस्थिति दिखेगी, जिसको हम मंड कहते हैं। तो ये आपको दिखेगा, तभी आप जान जाएंगे कि जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्या कहते हैं प्रक्रिया है, प्रक्रम है, वो बिल्कुल पूरी हो चुकी है। तो आपको मैं बता दूं कि क्लोरोफिल के बारे में मैंने अभी आपको बताया था, तो इस डायग्राम में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्लोरोफिल क्या होता है। कि जैसे कि देखिए ये पत्ती है, ये पत्ती हमें दिखाई हुई है, और ये इन्होंने पत्ती की काट यानी कि पत्ती को काटा है, तो उसमें उनको क्या दिखा कि जो कोई छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, तो ये क्या हैं, ये हमारे क्लोरोफिल हैं। अब इसको अगर हमने खोला, पत्ती की जो ये बीच का आप देख रहे हैं, तो ये क्या है, द्वार कोशिकाएं हैं, और इनके बीच में जो स्पेस आप देख रहे हैं ये रंध्र हैं। ठीक है, तो ये पत्ती की ने काट दिखा दी है, और सी में जो रद्रीदार है जो हमने अभी पढ़ा था, तो उसका द्वार इन्होंने दिखाया कि उसको और खोला, द्वार कोशिकाएं जो ये द्वार कोशिकाएं थी इनको और खोला, तो इनका रंध्रीदार जो है यहाँ से हमें दिख रहा है। तो होप है आपको इस डायग्राम के थ्रू पता लग गया होगा। और प्रकाश संश्लेषण हमने पढ़ लिया है, तो इन्होंने इसका भी एक चित्र आपको दिखाया है कि किस तरह पत्तियों में क्लोरोफिल आता है। ये आप देख रहे हैं पत्तियों में क्लोरोफिल आ गया है, नीचे जड़ है, यहाँ पर आपको जल और खनिज मिल रहा है, जैसे ये तना हो गया, और यहाँ पर आपको पत्तियाँ दिख रही हैं और पत्तियों में क्लोरोफिल आ रहा है। यहाँ पर ये सूरज है, सौर ऊर्जा यहाँ पर पड़ी है, तो पत्तियों में क्लोरोफिल आया है, और क्लोरोफिल आने के बाद यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन भी यहाँ से हमें प्राप्त हो रही है। तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो होप है आपको इस डायग्राम से ज़्यादा समझ आ गया होगा। पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे हरे भागों जैसे कि हरे तने और हरी शाखाओं में प्रकाश संश्लेषण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि ज़रूरी नहीं है कि पत्तियों में होता है, पत्तियों में हरे तने भी होते हैं और शाखाएं भी होती है गाइस, उसमें भी प्रकाश संश्लेषण होता है। और मरुस्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां शल्क तथा शूल रूपी हो जाती हैं, और इन पादपों के जो तने हरे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ये आप ज़रूर राइट डाउन कर लीजिएगा। अब इसमें एक क्रियाकलाप है, वो भी हम देख लेते हैं कि एक ही प्रकार के पादपों के हमने 2 गमले रखने हैं। एक को हमने अंधकार अथवा काले बक्से में 72 घंटों के लिए रखना है, और दूसरे को सूर्य के प्रकाश में रखना है। दोनों पादपों की पत्तियों में आयोडीन परीक्षण उसी प्रकार करना है जैसे आपने कक्षा 6 में किया था। अपने अवलोकनों को हमने नोट करना है। अब उस गमले को जिसे आपने अंधकार में रखा था उसका आप क्या करेंगे, 3-4 दिनों के लिए सूर्य के प्रकाश में उसको फिर से रख देना है। 72 घंटे के बाद उसको 3-4 दिन के लिए अपने सूर्य के प्रकाश में रख देना, और पुनः इसकी पत्ती पर आयोडीन परीक्षण दोबारा करना है। अब इस जो आपने किया इसको अपनी नोटबुक में लिखना है। हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण रंग की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है। ठीक है, ये मैंने अभी आपको बताया, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे और अन्य वर्ण क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रच्छादन कर सकते हैं अथवा क्या कर सकते हैं, उनको ढक देते हैं। क्लोरोफिल को वो ढक देते हैं, लाल भूरे जो हैं वो क्लोरोफिल को ढक देते हैं। इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। आपने गीली दीवारों पर तालाब,
ठहरे हुए जलाशय में हरे अवपंखी काई जैसे पादप देखे होंगे, बिल्कुल आपने भी देखे होंगे गाइस। ये सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, शैवाल कहते हैं। तो आज आपको ये बात पता लगी होगी कि जो काई आप देखते हैं ना कि ज़्यादा देर पानी अगर वहाँ पर रह रहा है, कोई भी स्थान हो, वैसे ये तो गीली जगह ही होती हैं, तो मैं आपको कहूँगी कि वो क्या होती है, वो शैवाल होते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ओके, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इनका रंग हरा क्यों होता है? हरा ही क्यों होता है? इनमें क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण ये क्या हरे दिखाई देते हैं। तो आज आपको इसका भी आंसर मिल गया कि हरा रंग इनका ही क्यों होता है, सफ़ेद क्यों नहीं होता। क्लोरोफिल के कारण इनका रंग हरा होता है। शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जो आपको काई दिखती है ना गाइस, वो भी अपना भोजन प्रकाश जो है स्वयं बनाते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण कैसे होता है। अभी आपने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनते हैं। प्लीज़ राइट डाउन कर लीजिएगा। इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है, परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ है जिनमें कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त क्या होता है, नाइट्रोजन भी होता है। कार्बोहाइड्रेट्स में नाइट्रोजन नहीं होता है, लेकिन जो प्रोटीन नाइट्रोजनी जितने भी पदार्थ हैं, कार्बन होगा, ऑक्सीजन होगी, हाइड्रोजन होगा, लेकिन नाइट्रोजन भी होगा। पादपों को नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होता है? नाइट्रोजन उसमें दिखाते हैं ना मात्रा, तो वो कहाँ से उनको वो कहाँ से उन्हें मिलता है? तो अब देखते हैं कि वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो ज़रूर आप इसको भी राइट डाउन कर लीजिए। परंतु पादप इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकते हैं। जैसे वायु में नाइट्रोजन आपको गैसीय अवस्था में मिल रही है, तो पादप ऐसे कार्य नहीं करेंगे। मिट्टी के कुछ ऐसे विशेष जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित करके मृदा में निर्मुक्त करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी राइट डाउन कर लीजिए। यह विलेय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। संभवतः आपने देखा है किसान अपने खेत में उर्वरक तथा खाद डालते हैं जिनमें नाइट्रोजनी पदार्थों की प्रचुरता होती है। बिल्कुल इस प्रकार अन्य संघटकों के साथ पादपों की नाइट्रोजन की मांग की आपूर्ति हो जाती है। इसके बाद पर जो पादप होते हैं खाद्य के अन्य संघटकों जैसे कि प्रोटीन और वसा का संश्लेषण करते हैं। तो होप है आपको ये प्रक्रम समझ आ गया होगा कि नाइट्रोजन हमें कैसे मिलता है, वायु में जो है डायरेक्ट नहीं मिलता, उसको हम कैसे जो है कन्वर्ट करते हैं। तो ये आपको होप है समझ आ गया होगा। प्लीज़ राइट डाउन कर लीजिएगा। पादपों में पोषण की अन्य विधियाँ, अब ये हमारा अगला टॉपिक है। देखते हैं इसमें क्या है कि पोषण की अन्य विधियाँ कौन कौन सी है। कुछ पौधे ऐसे हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, वे भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते हैं। वे कैसे जीवित रहते हैं, वे पोषक किस प्रकार प्राप्त करते हैं। मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह ये पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर करते हैं। वे क्या करते हैं, वे विषम पोषी प्रणाली का अंग होते हैं। कुछ पौधे हैं ऐसे कि जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। क्या आपको वृक्ष के तने और शाखाओं से लिपटी रस्सी नुमा पीले रंग की जो है संरचना दिखाई दे रही है? ये देखिए, ये दिख रही होगी आपको अपने स्क्रीन पर। तो इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं। आरोहित मतलब कि उसी पे जो लिपटे हुए हैं ना, इसी से ही प्राप्त करते हैं। जिस पर ये आरोहित होते हैं वे पादप क्या होते हैं, परपोषी कहलाता है। स्वयं नहीं है, दूसरे पर निर्भर है, क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, अतः इन्हें परजीवी कहते हैं। अमरबेल की ये यहाँ बात हो रही है। अमरबेल की भी यहाँ पर एनसीईआरटी में बात की गई, तो आपको याद रखना है कि ये जो पादप परपोषी होते हैं, जो उनके पोषक इनको दिए जाते हैं वो अमूल्य होते हैं। तो इसी तरह ये परपोषी ही अपने आप जो है जो करते हैं, और इसको इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, परिजीवी कहते हैं। तो प्लीज़ आप इसको याद कीजिएगा, और एनसीईआरटी में अमरबेल का नाम दिया गया है, तो ये आपने याद रखना है। क्या हम एवं अन्य जंतु भी एक प्रकार के परिजीवी हैं? अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा, आपको इस विचार पर करना चाहिए, अपने अध्यापक से इस विषय पर चर्चा करना है। क्या आपने ऐसे पादपों को देखा अथवा उनके विषय में सुना है जो जंतुओं का भक्षण करते हैं? कुछ ऐसे पादप भी हैं जो कीटों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा जाते हैं। क्या ये विस्मयकारी नहीं है? ऐसे पौधे हरे या अन्य किसी रंग के भी हो सकते हैं। चित्र 1.6 के पादप को देखिए। इनकी जो घड़ है, घट के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में उनकी पत्ती का रूपांतरित भाग है। पत्ते का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बनाता है। घड़े के अंदर जो होते हैं गाइस, अनेक
रोम होते हैं, बहुत सारे रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढल के होते हैं, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, अर्थात ये अधोमुखी होते हैं। तो ये आपको राइट डाउन रखना है। ढक्कन है इस रोम हो रहे हैं, इनके अंदर छोटे छोटे रोम होंगे और ये नीचे की तरफ होंगे। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो यह उसके रोमों के बीच क्या हो जाता है, फंस जाता है। बिल्कुल जायज़ सी बात है, किसी चीज़ में हम कर रहे हैं और उसमें हमने ऐसे छोटे छोटे रोम कर दिए हैं, छेद कर दिए, तो पहले उसी में घुसेगा वो। घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है और कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप क्या कहलाते हैं, कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। वीनस फ्लाई स्ट्रेप तथा संजीव कीटभक्षी पादपों के 2 अन्य उदाहरण हैं। प्लीज़ आप इसको राइट डाउन कर लीजिएगा, इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। क्या ये संभव है कि इस प्रकार के पादपों को मृदा से वे सभी पोषक नहीं मिल पाते हैं जिन्हें इनकी आवश्यकता होती है। गाइस अब हम पढ़ेंगे अब यानी कि वृत्तजीवी के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि वीडियो ज़रा लंबा हो गया, तो ये पार्ट 1 रहेगा, पार्ट 2 जल्दी अपलोड होगा। कैसी लगी वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस ज़रूर कीजिएगा, इससे जितनी भी आगे आने वाली वीडियोस होंगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाएगी। देखिए, ज़्यादा लंबी वीडियो बनाने की मेरी कोई मंशा नहीं होती है, क्योंकि हम पार्ट्स में भी कर सकते हैं, क्योंकि बोरियत बहुत ज़्यादा महसूस हो जाएगी। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।